नमस्कार दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कब्जे में आ गया महाराष्ट्र। प्रचंड बहुमत के बाद भी 12 दिन से मची खींचतान भी अब थम गई लगती है। देवेंद्र फडणवीस के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने आ गया और नई सरकार का भी। लेकिन जितनी खींचतान के बाद महाराष्ट्र में सत्ता की हलचल अब शांत नजर आ रही है, वो पूरे 5 साल इसी तरह शांत रहेगी, इस पर बड़ा सवाल है। दरअसल राजनीति को अब सीधे सपाट रास्ते पर चलने की आदत नहीं रह गई है। मजा ही नहीं आता। राजनीति के खेल में जनता को भी शुरू में खूब मजा आता है। जनता खूब ताली भी बजाती है। नुक्कड़ चौराहे पर रस लेकर वो चर्चा भी करती है। अमूमन आप चाय की दुकानों पर भी ऐसी चर्चा देख लेते होंगे। ये बाद में तो उसे बहुत बाद में ये बात समझ आती है कि असल खेल तो उसी के साथ हो रहा है। शायद 12 दिन बीत जाने के बाद महाराष्ट्र की जनता को भी एहसास हो रहा हो कि उनके साथ कैसा खेल चल रहा है, कैसा खेल हो चुका है और कैसा खेल आगे हो सकता है। क्योंकि सरकार का पूरा चेहरा तो वैसे ही सामने आया जैसी चर्चा थी, जैसा पहले दिन भी आ सकता था। जिन्हें जीत मिली उनका दावा है कि जनता ने ही उन्हें यह प्रचंड बहुमत दिया। तो फिर 10वीं क्लास में पढ़ी गई बातों के मुताबिक प्रचंड बहुमत पाने वाले दल या फिर गठबंधन के विधायकों ने अपना नेता यानी मुख्यमंत्री चुनने में 12 दिन क्यों लगा दिए? अब तक सरकार क्यों नहीं बन पाई? यह सरकार अब कल नतीजों के 13वें दिन शपथ ले लेगी। सत्ता से लेकर महाराष्ट्र के इस खेल को उद्धव सेना के सिपाही संजय राउत मरकट लीला कहते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली वाले डमरू बजा रहे हैं और महाराष्ट्र के नेता उस डमरू पर उछल कूद कर रहे हैं। मरकट आप जानते हैं कि बंदर को कहते हैं और बंदर का नाच आप सबने बचपन में भी देखा होगा। महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत में आप डमरू वाले हाथ भी पहचानते हैं और उस डमरू के इशारे पर चलने वालों को भी पहचानते हैं। अजीत पवार तो एक दिन पहले तक दिल्ली ही तलब किए गए थे। संजय राउत की बात का सच काफी कुछ आप लोगों के सामने भी आ चुका है। और महाराष्ट्र में बीजेपी के जो ऑब्जर्वर बनाए गए उनसे भी यह समझा जा सकता है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री आपको कब कब और कहां कहां दिखती हैं, उनके अपने मंत्रालय के अहम फैसले कैसे होते हैं, ये सब आप जानते हैं। और विजय रूपानी साहब दिल्ली के एक इशारे पर गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर हो गए थे। ऐसे ऑब्जर्वर खुद कुछ जानने समझने या करने पहुंचे थे या सिर्फ आलाकमान का फरमान सुनाने, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। जनता किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, यह बात ही बेमानी है। एक बार वोट डालने के बाद जनता को अब पूछेगा भी कौन? उसकी परवाह भी किस लिए? जनता का काम है सिर्फ चुनाव के वक्त अपना नुमाइंदा चुनकर उसे राजा बना देना, खुद राजकाज की बातों पर ध्यान देना नहीं। एकनाथ शिंदे भी खुले शब्दों में तो यही कहते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन इशारों इशारों में खुद का दावा भी ठोकते रहे। शिंदे का दावा बेमानी भी नहीं था। आखिर जिस 2.5 साल की सरकार के दम पर महायुति ने सत्ता में प्रचंड बहुमत से वापसी की, उसके मुख्यमंत्री तो शिंदे ही थे। जनता ने तो उन्हें ही जाना पहचाना था। शिंदे वैसे भी जनता के बीच के नेता माने जाते हैं शुरू से ही। लेकिन पहले से ही सबसे बड़े दल बीजेपी ने साफ कर दिया था कि अब की बार मुख्यमंत्री हमारा। इस चुनाव में बीजेपी की सीटें भी बेहद शानदार और पहले से भी ज्यादा आई हैं। 288 की विधानसभा में महायुति को 230 सीटें मिली, जिनमें 132 विधायक अकेले बीजेपी के हैं। हालांकि विपक्षी गठबंधन घोटाले और गड़बड़ी का आरोप लगाता ही है, लेकिन फिलहाल तो जो आंकड़े हैं वो सबके सामने हैं। चुनाव आयोग या फिर अदालत से जांच के बाद उसमें कुछ बदलाव अगर होगा तो वो जब होगा तब देख लिया जाएगा। बीजेपी ने पिछली बार तो
उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की मजबूरी में 38 विधायकों वाले शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसीलिए अब नई सरकार के भविष्य का भी सवाल है, राज्य की खुशहाली का भी सवाल है और जनता के भविष्य का भी सवाल है। ये सारे सवाल नई सरकार बनने से पहले ही खड़े हैं। लॉजिक अगर ये कहता है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होना चाहिए था, तो सवाल है कि पिछले 2.5 साल से ये लॉजिक क्यों नहीं था। अब जनता भी शिंदे पर भरोसा कर रही है, उनकी पार्टी की सीटें भी बढ़ चुकी हैं, तो फिर शिंदे की नाराजगी भी जायज है। अगर शिंदे दिल ही दिल में नाखुश रहते भी हैं तो क्या सरकार खुशी खुशी चल पाएगी? शिंदे मराठा नेता हैं, उनकी नाराजगी पर बीजेपी उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल नहीं सकती। अजीत पवार को दिल्ली तलब किए जाने के पीछे एक चर्चा यह भी थी कि शिंदे को कड़ा मैसेज देने के लिए बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी दोनों न मिलकर आराम से आपस में मिलकर सरकार बना सकते थे, जैसा बीजेपी ने 2014 में अपनी सरकार बनाते वक्त उद्धव ठाकरे के साथ किया था। सदन में बहुमत साबित करने के दौरान नाराज शिवसेना तब बाहर चली गई और मोदी जी ने शरद पवार की एनसीपी को मैनेज कर देवेंद्र फडणवीस सरकार का बहुमत साबित करवा दिया था। बाद में उद्धव की शिवसेना बीजेपी की शर्तों पर ही सरकार में रही। तो क्या इस बार शिंदे को भी उद्धव की तरह रखा जाएगा? शिंदे का दोबारा नाराज होकर सतारा अपने गांव जाना इसी बात का इशारा भी मान रहे थे, लेकिन यह सब रिस्क बीजेपी नहीं ले सकती थी। पिछली बार तो मराठा उद्धव की सरकार गिराकर मराठा शिंदे को ही लाया गया। अब शिंदे को किनारे लगाने के बाद बीजेपी के पास बताने या फिर छिपाने को कुछ भी नहीं बचेगा। शिंदे भी महाराष्ट्र में नया समीकरण कर सकते हैं। इतने बड़े नेता तो अब वो बन ही चुके हैं, कर्टसी मोदी जी और अमित शाह। इस बारे में मैंने कल ही अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे शिंदे अगर अजीत पवार को भी साध लेते हैं तो विपक्षी गठबंधन ही उन्हें मुख्यमंत्री बनवा सकता है। शिंदे वैसे भी अपनी पार्टी के साथ बिल्कुल आजाद हैं, कोई भी फैसला लेने के लिए, सरकार में रहते हुए भी, सत्ता को आंख दिखाने के लिए भी। शिंदे के 7 सांसद भी केंद्र में मोदी सरकार की बैसाखियों में शामिल हैं। मुंबई से दिल्ली तक शिंदे क्या क्या गुल खिला सकते हैं, इसका एहसास मोदी और शाह को भी है। यानी महाराष्ट्र की सरकार पर खतरे के बादल मंडराना शुरू हो चुके हैं। तो फिर अपने प्रचंड बहुमत के पीछे विपक्ष के आरोपों को खारिज कर एक स्थिर सरकार की जनता की मंशा की दलीलें भी बेमानी लगती हैं। जनता की मंशा तो पूरी नहीं हुई। वैसे विपक्ष तो यही कहता है कि महाराष्ट्र के नतीजे जनता की मंशा नहीं, दिल्ली के डमरू थामे हुए लोगों की मंशा है, जो मशीनों में हेरफेर करके सामने लाई गई है। जब नई सरकार का भविष्य ही सवालों के घेरे में है तो फिर राज्य और राज्य की जनता के भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मुफ्त की रेवड़ियां जो सरकार बांटी है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए जनहित मानते हैं, रेवड़ियां शब्द तो विपक्ष पर आरोप लगाने और विपक्षी सरकारों के कामों को नकारने के लिए है। उन रेवड़ियों का नतीजा यह है कि राज्य का खजाना खाली है, बहुत मोटा कर्ज है सो अलग। कई अहम प्रोजेक्ट को गुजरात भेज देने से नौजवानों की नौकरियां भी गईं और सरकार की कमाई का एक रास्ता भी बंद हो गया। धारावी के जिस प्रोजेक्ट के तहत मुंबई का काया पलट होना है, वो जिस कारोबारी के हाथ में है, वहां सरकार का ही पैसा जाना है, उधर से कुछ आना मुश्किल है। वैसे भी इस प्रोजेक्ट से ऊपर से मुंबई की खूबसूरती तो बढ़ेगी, लेकिन अंदर से मुंबई के दाग और गहरे होंगे, क्योंकि धारावी में रहने वाले हर बाशिंदे को घर नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा हर वो शख्स जो वहां अपनी झोपड़पट्टी में कोई छोटा मोटा रोजगार करता है, छोटी मोटी दुकानें चलाता है या फिर कुछ भी छोटा मोटा धंधा करता है, उन सब के उजड़ने के बाद सबके फिर से बसने की कोई गारंटी नहीं है। जिन योजनाओं के बूते सरकार सत्ता में बने रहने का दम भरती है, उन योजनाओं को भी
खाली खजाने से पूरा करना मुश्किल है। खासतौर से लाडली बहन योजना चुनाव से ऐन वक्त पहले लॉलीपॉप की तरह लाई गई इस योजना में वोटिंग को देखते हुए 1 महीने का एडवांस पैसा भी लाभार्थी महिलाओं को थमा दिया गया था। लाभार्थी यानी अपना वोटर बनाने के लिए सरकार ने पूरी सरकारी मशीनरी इस योजना को सफल बनाने के लिए लगा दी थी। नई सरकार में रकम भी 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये महीना करने का वादा भी कर दिया था, क्योंकि चुनाव जीतना था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस योजना में लाभार्थियों की समीक्षा की जाएगी। परिवार में एक ही महिला को इसका लाभ मिलेगा। घर में कोई भी गाड़ी होने, इनकम टैक्स भरने की सूरत में इस योजना का लाभ खत्म भी किया जा सकता है। किसी दूसरी योजना का लाभ लेने वाले परिवार भी इस योजना से बाहर किए जा सकते हैं। वैसे भी लाडली बहनों ने 5 साल के लिए सरकार फिर से बनवा दी है। अब वो सरकार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए उन्हें लाड करो या दुत्कार दो, सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा ही हाल बाकी लाभार्थियों और योजनाओं के साथ भी समीक्षा के नाम पर किया जा सकता है। आने वाले वक्त में सरकार का फोकस जहां रहने वाला है, उसे लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार को घेरता रहा है। एयरपोर्ट, पोर्ट, चमचमाते हाईवेज, कॉरिडोर्स, ये सब कुछ दिख सकता है, लेकिन इनसे लाडली बहनों, किसानों, दलितों, आदिवासियों और फिर पिछड़ों का भला होगा या फिर सेठों का भला होगा, इसे अलग से समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब के साथ अगर शिंदे साहब पूरे समय बीजेपी की मंशा के मुताबिक नहीं चले, तो आशंका यह भी है दोस्तों कि शायद बीजेपी की पूरी ताकत और धन अपनी सरकार बचाने में ही खर्च होता रह जाए। शिंदे के सामने भी अब अपने वजूद को बचाने के बीच साबित करने की भी चुनौती है। हिंदुत्व के एक ही एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी के आगे शिंदे सेना बीजेपी का मुख्यमंत्री रहते क्या उसको बढ़ने से रोक पाएगी? एक ही एजेंडे पर अगर बीजेपी आगे बढ़े तो पीछे कौन छूटेगा? क्या ये बात शिंदे नहीं समझते हैं? क्या ये हालात उद्धव ठाकरे को भी नए सिरे से मजबूती नहीं देंगे? दोस्तों, महाराष्ट्र की एक तारीख तब बदली थी जब 2.5 साल पहले मोदी और शाह ने शिंदे की बदौलत उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी थी और शिंदे की सरकार बनवा दी थी। आज एक बार फिर मोदी और शाह ने महाराष्ट्र की तारीख को एक नया मोड़ दे दिया है और उसके केंद्र में एकनाथ शिंदे ही हैं। अब बड़ा सवाल सिर्फ एक सरकार का ही नहीं रह गया है, बल्कि लोकतंत्र और राज्य का है। तो क्या जनता का वोट लोकतंत्र में सिर्फ चंद लोगों के ख्वाहिशों को पूरा करने का एक मोहरा भर रह गया है? वोट देने के बाद वो सिर्फ अपने साथ होते तमाशे को देखते रहना चाहते हैं? क्या उसके लिए मजबूर हैं? और पूरा का पूरा राज्य उन ख्वाहिशों के तले दबता चला जाए? दोस्तों, देश की कॉरपोरेट कैपिटल, देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र को सत्ता के खातिर जिस प्रयोगशाला में बदल दिया गया है, वो लोकतंत्र के साथ एक बड़ा मजाक है। इसके खिलाफ एक गांव की जनता ने क्रांति का बिगुल भी फूंक दिया है। उस क्रांति को सत्ता और सिस्टम के जोर से फिलहाल दबा तो दिया गया है, लेकिन वो चिंगारी उम्मीद की एक रोशनी पूरे देश को दिखा ही गई है। विपक्ष भी इस लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी के लिए जश्न का माहौल है। कल मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखना यह है कि जिस प्रचंड बहुमत वाली सरकार को बनने में 13 दिन लग गए, 13 दिन से यह सिलसिला लगातार जारी था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब मुख्यमंत्री फाइनल हो गया, सरकार बनने जा रही है। तो देखना होगा कि उस सरकार का हनीमून पीरियड कितनी देर तक चल पाता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी जरूर ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।